आज इसको अगर पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम समझें तो ये प्रोजेक्ट में हमें एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जाना होता है जहां हम कृषि की बात करते हैं। तो एक पशुधन हमें चाहिए रहता है, प्लस हमारे पास में जो शुगर मिल से वेस्ट आते हैं वो होता है, या हम पोल्ट्री के वेस्ट को काफ़ी यूज़ करते हैं। और साथ साथ इसको बायोमास हमें जो नेचुरली जनरेटेड मिलता है, जिसमें कि आपने देखा होगा पराली की बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी, दिल्ली अंधेरे में डूब जाती थी, वो आज की डेट में कम होती जा रही है। नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है, खास करके गांवों के लिए। वो बायो एनर्जी, एग्रीकल्चर वेस्ट, इस सब की जो बातें होती हैं आप खबरों में सुनते हैं, लेकिन वो क्या है? क्या भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को गांव पूरा कर सकते हैं? क्या अन्नदाता, ऊर्जादाता जो कहा जाता है वो सच में बन सकता है? आइए जानते हैं केईसी एग्रीटेक के सीईओ एंड फाउंडर जितेंद्र नारायण, जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और हजारों किसानों के साथ सीधे काम कर रहे हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस हैं, कितना स्कोप है भारत में, इनसे समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। कैसे गांव में अभी जो नई एक बयार आई है, कितनी संभावनाएं दिख रही हैं? जो ये अन्नदाता, जो ऊर्जादाता बनाने वाली बात है, ये एक्चुअल में हो रहा है। ये अब पेस इसने बहुत पकड़ लिया है। और आप देखेंगे कि जो बायोफ्यूल का सब्जेक्ट है वो सारा का सारा सब्जेक्ट ही हमारा फार्मर टू फार्मर है। जैसा कि मैं कई बार बोलता हूँ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कहेंगे इस प्रोजेक्ट को। ये खाली प्रोजेक्ट नहीं है, खाली उद्यमी ही नहीं इसको एंजॉय कर रहा है, लेकिन आज की डेट में फार्मर के लिए ये जो इनकम बढ़ाने वाला जो स्रोत है, जिसमें कि हम डबलिंग ऑफ द फार्मर इनकम बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कृषि के अलावा और सारी चीज़ों में भी फार्मर पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस पूरे वैल्यू सिस्टम का वो एक पार्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप समझ के चलें कि हम जब बात करते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस की, जिसको कि ये लिस्ट किया है बायोफ्यूल के अंदर में, जैसे आपने पहले इथेनॉल भी सुना, अब इथेनॉल के बाद में सीबीजी को लेके बहुत बड़ी क्रांति है। कई स्टेटों ने डबल पॉलिसीज़ भी निकाली हुई हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी बेनिफिट आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बेनिफिट आएगा इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़। तो आज इसको अगर पूरे प्रोजेक्ट को अगर हम समझें तो ये प्रोजेक्ट में हमें एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे जाना होता है जहां हम कृषि की बात करते हैं कि हमें बायोमास चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, या हमें एक नेचुरल वेस्ट चाहिए होता है जो कि हमारा या तो डंग के फॉर्म में आएगा, या वो गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, जो कि एक पशुधन कहलाता है। तो एक पशुधन हमें चाहिए रहता है, प्लस हमारे पास में जो शुगर मिल से वेस्ट आते हैं वो होता है, या हम पोल्ट्री के वेस्ट को काफ़ी यूज़ करते हैं। और साथ साथ इसको बायोमास हमें जो नेचुरली जनरेटेड मिलता है, जिसमें कि आपने देखा होगा पराली की बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी, दिल्ली अंधेरे में डूब जाती थी, वो आज की डेट में कम होती जा रही है। हर साल अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो पराली अब जलना बंद हो गया, क्योंकि कमर्शलाइजेशन हो गया इसका, कि पराली को यूज़ करके हम गैस बना पा रहे हैं। तो एक तो आपको बड़ा सीधा सीधा दिखता है कि अगर उस पराली को, जो वेस्ट जनरेट हुआ, हमने खेती की, तो खेती करने के बाद में उस वेस्ट को हम इस प्रोजेक्ट में गैस बनाने के काम में ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ खेती ऐसी भी कर सकते हैं जो डायरेक्टली गैस बनाने में हेल्पफुल करती है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है प्लांट की। तो बड़ा एक लविंगली फॉर्म में जाता है कि हमें अगर वो नेपियर ग्रास मिल जाती है किसानों से, तो हम उसको बहुत अच्छा एफिशिएंटली उसको गैस जनरेशन में यूज़ कर पाते हैं। और गैस निकलने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है या जो बायो मैन्योर बचता है, वो भी किसान को दिया जा सकता है। तो ये देखेंगे आप, फार्मर टू फार्मर ही काम हो रहा है। फार्मर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, गैस जनरेट हो रही है। अभी बहुत सारे ट्रैक्टर्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारी बाइक्स लॉन्च हो रही हैं जो गैस पे चलेंगी। अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा जो हमारा ये ऑटोमोबाइल के शोज़ होते हैं, उन सब में सीबीजी की गैस आने, मतलब आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, 4 व्हीलर्स। तो पूरा पूरा फोकस जो है इस गैस एरिया में कि हम अगर हम बात करें कि गैस की जो कंजम्पशन है जिस तरह से बढ़ रही है, उस तरीके से जो ये मिशन चल रहा है, जिसमें कि किसान एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो हम प्लांट नहीं चला पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी इनकम हमें लग रहा है कि इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये इनकम फार्मर से शेयर होगी, और फार्मर को जो उसने खेती की, वो खेती करने के बाद में जो उसको इनकम आई, वो तो एक इनकम हो गई, साथ में जो वेस्ट जनरेट हुआ वो दूसरी इनकम हो गई। और तीसरी इनकम की मैं बात करूं तो जो उसके पास पशुधन अवेलेबल है, उस पशुधन में से वो काफ़ी सारा पशुधन सेल करके भी एक इनकम ले सकते हैं। यानी कि 3-4 तरह की इनकम आती हैं और किसान को हर प्रोजेक्ट में घुसने का मौका मिलता है।
तो अभी हम बात करेंगे कि किसान कैसे जा सकता है कस्टमर्स के साथ, कैसे उसे पता चलेगा कि इसका क्या रेट होना चाहिए, इसका क्या रेट नहीं होना चाहिए। एफपीओज बने हुए हैं, उन संस्थाओं में जुड़ना चाहिए जिससे कि किसी भी गैस प्लांट पे वो सप्लाई करने में सक्षम हो। ऐसे एग्रीगेशन सेंटर्स बन रहे हैं, क्लस्टर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे कि आप अपना सामान दे सकते हैं और एक उसका प्राइस ले सकते हैं। कई जगहों पे डेयरी इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से इसमें काम किया है। दूसरा जो बायो मैन्योर है, इस बायो मैन्योर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है जिसमें आपका फर्टिलाइज़र भी बन सकता है। एक ये ब्रिकेटिंग का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा जो रोल आता है इसके अंदर में, अगर गोबर के थ्रू काम हो रहा है और कैटल काऊ है, तो आप समझो कि हम इसमें काऊ डंग पेंट भी बना सकते हैं। आज की डेट में हमें ये समझना है कि किस तरह के रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, उस रिसोर्सेज में फार्मर्स का क्या रोल होने वाला है। कुछ बड़े फार्मर ये प्लांट भी लगाने के लिए आ रहे हैं सामने। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट है। फार्मर्स की भी इनकम जो बनती है इसमें, और बिजनेस के रूप में देखा जाए तो ग्रीन प्रोजेक्ट है। जो इसके अंदर में जितनी आइटम्स बनती हैं वो सारी की सारी कार्बन सेविंग की तरफ ले जाती हैं। तो एक इनडायरेक्ट इनकम भी है इसमें जिसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। तो वो कार्बन क्रेडिट की मार्केट तो पूरे वर्ल्ड में है। और जितना हम लोग इसमें गैस जनरेट करते हैं या कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें देखना होता है कि हमने कितना पॉल्यूशन बचाया, तो उसके बेस पे हमें कार्बन क्रेडिट उस प्रोजेक्ट को मिलते हैं और उसको बेचा जा सकता है। स्टार्टअप है जो कंपनी है उसको गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिल रही है, कार्बन क्रेडिट से भी पा रहा है, बायोगैस जो बना रहा है वो भी बेच रहा है। इसमें आपको नहीं लगता है कि किसान को थोड़ा सा घाटा होता है, किसान को ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, गलत वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि उनका रोल उन्हें देखना होगा, कितना रोल उन्होंने डाला। अगर हम इसको एक प्रोजेक्ट मानते हैं तो उसमें कितना बड़ा उनका रोल था, उस रोल के अगेंस्ट में उन्हें क्या मिल रहा है। अभी आप जो है कितने किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, कितना प्रोडक्शन होता है बायोगैस का? मैं बताता हूँ आपको कि अभी हमारे पास में जो इस मुहिम के तहत जो प्लांट हमारे पास हैं, तो लगभग 74 लोकेशंस पे हम लोग पूरा इंडिया में प्लांट लगा रहे हैं। और एक एक प्लांट में आप एक एवरेज मान के चलें कि लगभग 200 से 250 किसान का हस्तक्षेप रहता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो उनका कोई बच्चा वहाँ जॉब कर रहा होगा, या तो उनके थ्रू रॉ मटेरियल आ रहा होगा, या तो उनको फर्टिलाइज़र जा रहा होगा। तो ये मान सकते हैं कि अगर ये 250 हैं और मैं 74 फिगर बात कर रहा हूँ, तो लगभग 14-15 हज़ार फार्मर अभी हमारे टच में हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने एक मुहिम ली है एज अ केईसी एग्रीटेक कि हम 200 प्लांट लगाना चाहते हैं अगले 2 सालों में, तो उसको होते होते हम कम से कम 1 लाख किसानों तक ज़रूर पहुँचेंगे। और जो ये फर्टिलाइज़र का जो मार्केट है उसके साथ तो हम हमारा नंबर उसको 10 गुना करने का ज़रूर रहेगा कि हर घर तक ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो हमारे प्लांट से एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, उसको अगर यूज़ करें और यूज़ करके सेकंड थर्ड ईयर में जो उसके रिजल्ट्स आप देखोगे, वो फैंटास्टिक, इट्स फिनोमिनल। मतलब आप समझो कि आपकी खेती का अगर फ्रूट कर रहे हो तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, सब्जी कर रहे हो तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे, और अगर ग्रेन्स की बात करें तो प्रोडक्टिविटी थर्ड ईयर में और बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा भारत में कौन से स्टेट में इस बायो एनर्जी को प्रमोशन मिल रहा है? मतलब चीज़ें आसान है, स्टेट वाइज़ आपने बताया ना कि गाइडलाइंस जी, होती हैं, जी, जी। सेंटर से तो अलग मिलता ही है। हुँ। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है? अभी अगर आप हमसे पूछेंगे तो जितना भी स्टेट्स इसको एक्टिवली काम कर रही हैं, उसमें से जो लार्ज स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट जिन्होंने सीबीजी और इथेनॉल इसको लेके बहुत डेडिकेटेडली एक पॉलिसी भी लेके आए हैं जिसमें कि एडिशनल बेनिफिट्स हैं आपको, कैपिटल पे सब्सिडीज़ का, बिजली की छूट का, स्टैम्प ड्यूटी का छूट है, बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूमरस छूट्स हैं उसमें। सिमिलरली यूपी के बाद बिहार में भी काफ़ी इसको एक्टिवली लिया गया, थोड़ी सी कम छूट है बट इनिशिएटिव लिया हुआ है। एमपी गवर्नमेंट भी इसको बहुत बढ़ाना चाहती है, और अभी गुजरात में भी ये हमें देखने में आ रहा है कि उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये 4-5 स्टेट तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और नीड ऑफ आवर है। देखिए, डिमांड सप्लाई का ही खेल है सारा। आज डिमांड बढ़ती जा रही है, हर साल हम लगभग 7 से 8% की एनर्जी डिमांड बढ़ा देते हैं, अलग-अलग फॉर्मेट्स में। चाहे वो ऑटोमोबाइल में यूज़ हो रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही हैं, चाहे वो बिजली के रूप में यूज़ हो रही हैं। दिल्ली के अंदर 7,000 8,000 मेगावाट की बिजली कंज़्यूम होने लगी है, जो कि एक टाइम पे 1000 मेगावाट भी नहीं थी। तो आज जो एनर्जी की जो डिमांड बढ़ रही है, अगर हम उसको ही ऑफसेट कर लें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
कि ये जो हम ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके चल रहे हैं, जिसमें इथेनॉल भी आता है, सीबीजी भी आती है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस भी आता है, या जो पहले हमारे सोलर या विंड भी आए, तो ये सब इसी मुहिम पर है कि हम हर साल जो डिमांड बढ़ रही है उसको काबू करें, उसको पहले ऑफसेट करें, देन जो टोटल डिमांड हमारी चलती आ रही है उसमें भी हम लोग कहीं ना कहीं भागीदार, जिससे कि हमारे इंपोर्ट बिल कम हो। गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल कम होगा तो जीडीपी बढ़ेगा हमारा और ओवरऑल ग्रोथ आएगी। तो बायो के लेके अभी और भी स्टेटों के जो हमारी बातचीत में रहते हैं, तो और भी स्टेट इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो जिनमें से ये राजस्थान भी मतलब अछूता नहीं है। थोड़ा सा वहाँ पानी का एक रहता है, बट अदरवाइज रिसोर्सेज सब जगह अवेलेबल है। तो ये 4-5 स्टेट तो बहुत ही एक्टिव हैं। खास तो करके नॉर्थ इंडिया या जो बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का रेजिड्यू ज़्यादा होता है, एक बड़ा वो है, इन फ्यूचर आप कैसे देखते हैं, कितना एग्रेसिवली ये सेक्टर बूम करेगा, रूरल इकोनॉमी को कितना पंप करेगा ये? देखिए, जो आपने बताया एरिया, तो इसके अंदर में जैसे मैंने आपको बोला कि बायोमास साइड पे रॉ मटेरियल जो इसके लिए बहुत जो आवश्यकता है, वो रॉ मटेरियल आपको यूपी के कुछ एरियाज़ में मिलता है गन्ने के फॉर्म में। कि गन्ना एक ऐसा कमोडिटी है जो पहले सिर्फ चीनी बनाने के काम आता था, लेकिन आज जितनी चीनी मिल जो पहले सिक चल रही थी, जो लॉसेस में चल रही थी, आज वो प्रॉफिटेबल आ गई हैं। बहुत सारी कारण चीज़ें उसका बदल ये रही है हैं। कि बायो इथेनॉल जो इथेनॉल चालू हुआ ये बायोफ्यूल के अंदर ही, उसने उनको प्रॉफिटेबल बनाया। प्लस इससे जो निकली हुई चीज़ें उससे गैस भी बनती है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं मिश्रण है। तो जब हम रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो रूरल इकोनॉमी में जनरली किसान उसी क्रॉप को करता है जिस क्रॉप में उसको कमर्शियल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम एसेंशियल कमोडिटी को कभी भूल जाएंगे, एसेंशियल कमोडिटी तो साथ ही चलता है। प्लस में आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो ये कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जिनमें कि हम कुछ ऐसी ग्रासेस जो एनर्जी क्रॉप बोलते हैं उसको, जैसे उसमें नेपियर ग्रास है, जिसको आपने सुना होगा, ग्रीन फॉडर में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ग्रीन फॉडर के रूप में, हरे चारे के रूप में उसे यूज़ करते हैं, मल्टी कट होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसमें इनकम आपको निकलती है। तो फार्मर्स के लिए ऐसा है कि अगर वो 2-3 एकड़ में काम कर रहा है, तो 1 एकड़ में कुछ करे, 2 एकड़ में कुछ करे, तो उसका जो ओवरऑल एवरेज निकल के आएगा, वो जो भी आज कमा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो उसको डबल कर पाएगा। और जो मैंने आपको पशुधन वाली स्टोरी बताई, तो वो पशुधन से भी इसको मैच कर सकता है। तो वो किसान के लिए काफ़ी सारी इनकम और पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस वैल्यू चेन में उनको जुड़ना चाहिए। और किसी भी स्टेट में, मतलब नॉट ओनली दीज स्टेट्स, कहीं भी अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिलती है तो उन्हें इसमें आगे बढ़ के शामिल होना चाहिए। जैसे कि अभी एक बहुत बड़ी समस्या थी, अगर आपने उत्तर प्रदेश में या कहीं भी देखा हो, कि जो भी किसानों को गाय से जो नुकसान होता था, जो ऐसी गाय छुट्टा होती जानवर थी जिनको कहा। जिनको, हाँ, जिसको स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं, जिनको कहीं पे उनको चारे के लिए किसी खेत में चले गए, ये चले गए, तो अभी इस तरह के इनिशिएटिव से मुझे लगता है वो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। अभी क्या है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो कैटल की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है इससे, कि भी जो भी पशुधन निकल के आएगा वो पूरा पूरा यूटिलाइज होगा, और उससे ये जो स्ट्रे वाली प्रॉब्लम्स हैं ये भी एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो लोग पालेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए, और ख़ास करके जो पर्सपेक्टिव है ओवल ऑल ओवर पूरा भारत में जो नॉन फॉसिल फ्यूल को लेके, और ख़ास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि कैसे बायो एनर्जी का बताने के लिए। तो ये जितेंद्र हमें बता रहे थे कि कैसे भारत में इसमें कितनी संभावनाएं हैं। अभी तो बहुत सेक्टर में काम हो रहा है, लेकिन अन्नदाता, ऊर्जादाता कैसे कैसे बन सकता है। गांव ही हैं जो अब शहरों को रोशन करेंगे। आगे फ्यूचर भारत का यही है। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।